नाम होता है जो किसी प्रतीक या संख्या को दर्शाता है। ठीक बात है। समुच्चय क्या होता है? जब दो चीज़ों को आपस में जोड़ा जाता है उसे समुच्चय कहते हैं। भाई 2 में 2 आपने जोड़ा 4 हो गया। आपके घर में जो परिवार के लोग हैं इसको समुच्चय कहा जाता है। लेकिन परिवार के लोगों के साथ में कोई मेहमान भी आ गया तो वो होता है संवर्धन। संवर्धन का मतलब कितनी बार बताऊं कि जैसे आपके पास क्या था, दूध था, दूध में आपने पानी मिला दिया, ये संवर्धन है। और समुच्चय का मतलब ये होता है कि साथी अगर घर में परिवार के जो सदस्य हैं वो समुच्चय कहलाते हैं, सबको इकट्ठा करना। चलिए, संवर्धन भी आपने दोस्तों देख लिया। मुक्त अंत वाला और बंद अंत वाले प्रश्नों की पहचान कैसे करेंगे? हमने कहा दोस्तों जिन प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक हो, जैसे मैं कह दूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सब तो रट कर बता देंगे भाई कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो जिन प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है वो बंद अंत वाला प्रश्न होता है, जिसका एक निश्चित उत्तर हो वो बंद अंत वाला है। और जिन प्रश्नों का उत्तर एक से ज़्यादा प्रकार से हम कर सकते हैं साथी, जिन प्रश्नों का उत्तर आप या हम, जैसे मैं कह दूं ऐसी कोई दो संख्या बताओ जिनका योग 10 हो। अब इन प्रश्नों का उत्तर एक से ज़्यादा प्रकार से आप करेंगे, जैसे 5 धन 3 बराबर 8, या 5 धन 5 बराबर 10, 6 धन 4 बराबर 10, 7 धन 3 बराबर 10, 8 धन 2 बराबर 10, 9 धन 1 बराबर 10। तो अगर किसी प्रश्नों का उत्तर एक से ज़्यादा प्रकार से कर सकते हो तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है, ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर किसी प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही प्रकार से किया जा सकता है तो वो आपका दोस्तों बंद अंत वाला प्रश्न होता है। तो मुक्त अंत और बंद अंत बहुत ही फेवरेट टॉपिक हैं आपके दोस्तों सीटेट के, ये इसको दिमाग में बैठा के रखना। आगे लेकर चलता हूँ साथियों, आपके सामने रचनात्मक आकलन क्या होता है। तो मैंने कहा ये जो आकलन होता है, देखो रचनात्मक, अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या चल रहा है, ये रचनात्मक आकलन ही चल रहा है। क्योंकि रचनात्मक आकलन पठन पाठन के दौरान होता है। पठन पाठन की प्रक्रिया के दौरान जो आकलन होता है वो रचनात्मक आकलन होता है, जो साथी अभी आपके साथ में, हमारे आपके साथ में हो रहा है, चल रहा है। आगे योगात्मक आकलन मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस दिन आपकी सीटेट की परीक्षा होगी वो योगात्मक आकलन या मूल्यांकन होता है। निदानात्मक का मतलब होता है दोस्तों कमियों का पता लगाना, डायग्नोज करना, है ना, डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, मतलब कमियों का पता लगाना। निदानात्मक हमने बता दिया पहले से, कमियों का पता लगाना। आगे आ जाओ दोस्तों, अबेकस और गिनतारा का मैंने एकदम कंप्लीट डेटा आपको दे रहा हूं। मतलब अगर कोई इस वीडियो को डाउनलोड करके, दुरुपयोग मत करना, डाउनलोड करके रख लेना और इसी को आप 2 बार 3 बार 4 बार देख डालना। क्योंकि इस क्लास में अगर आप मेरी देखोगे तो मैं कोई नाम भी नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी व्यक्ति का नाम भी, जबकि लाइव क्लास चल रही है लेकिन फिर भी मैं नाम नहीं डाल रहा हूँ। कारण ये है कि नाम पढ़ूंगा तो बहुत लेट होगा और आपका टाइम बर्बाद होगा और आपको इरिटेशन ना हो जाए। इसीलिए मेरी कोशिश है कि अगर कोई व्यक्ति इसको बार बार अगर 2-3 बार देख लेगा तो भैया उसका गणित में 20-22 नंबर कोई नहीं काट सकता। मैं आपको लिख कर देता हूं, आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, कितने भी कमजोर रहे हों, लेकिन गणित में आप नहीं फंसेंगे। जैसे अबेकस, अगर किसी बच्चे को जोड़, घटाव, गुणा, भाग, स्थानीय मान, आंकिक मान, अगर ये सब पढ़ाना है तो वहां पे अबेकस का प्रयोग करिए। और अगर बच्चे को त्रिभुज, आयत, वर्ग का ज्ञान कराना है तो दोस्तों उसे हम जियो बोर्ड का प्रयोग करेंगे। ये दोनों ही आपके सीटेट में बार बार आते हैं और इनके आगे भी आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ साथियों, ग्राफ पेपर और डॉट पेपर का प्रयोग किस में होता है? साथियों ग्राफ पेपर का प्रयोग होता है दशमलव संख्याओं का। अगर पेपर में आए कि दशमलव संख्याओं का ज्ञान अगर बच्चों को कराना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो आपको याद रखना है कि दशमलव संख्याओं का ज्ञान हम ग्राफ पेपर के ऊपर कराएंगे। और डार्ट पेपर जो होता है इसका प्रयोग ज्यामितीय आकृति को बनाने में, अंग्रेजी वर्णमाला सिखाने में हम डॉट पेपर का प्रयोग करते हैं। साथियों किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बार बार कहने के बावजूद भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते भाई, और शेयर भी आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं किया है। ये कि आपसे गुजारिश होती है कि कम से कम काम करिए। एक टीचर जो आपके लिए लगातार बोलता है तुम किसी भी संस्था में जाके पढ़ दो, आपको ईमानदारी नहीं मिलेगी। 1 घंटा में 10 बार तो वो मानकर चलिए कि इंजॉय ही करते हैं, एक एक शब्द ऐसे बोलते हैं जिसे लग रहा है कि ढूंढ ढूंढ कर बोल रहे हैं।
लेकिन आपके लिए अनवरत बोलता हूँ, लगातार बोलता हूँ कि जिससे आपका ध्यान भटके ना, क्योंकि मैं खामोश हो जाऊंगा तो मेरी आवाज़ ही आप तक पहुँचने का साधन है। तो इसको तो रटना पड़ेगा कि ग्राफ पेपर का प्रयोग, अगर दशमलव संख्याओं का ज्ञान कराना है तो ग्राफ पेपर का प्रयोग करो, अगर गिनती का ज्ञान कराना है तो अबेकस का प्रयोग करो। डॉट पेपर आपको पता है, 2 डॉट बना दो तो ये लाइन खिंच जाएगी, 3 डॉट बना दो त्रिभुज बन जाएगा। अगर ABCD पढ़ाना अंग्रेजी वर्णमाला तो वो भी आप लोग देखो डॉट पेपर से ही आजकल पढ़ाया जाता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, कोई डाउट तो नहीं साथी? एक बार कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप सबको। 10 ग्राम का प्रयोग किसमें होता है? 10 ग्राम क्या होता है? इसमें चित्रों के माध्यम से ज्यामितीय आकृतियों की जानकारी दी जाती है। जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन पर आयत का चिन्ह लेकर आऊं, वृत्त का चिन्ह लेकर आऊं, रोटी का चिन्ह लेकर आऊं और फिर मैं आपको कोई चीज समझाऊं तो ये 10 ग्राम होता है। तो जब किसी विषय वस्तु की व्याख्या या एक्सप्लेन किसी चित्र के माध्यम से करते हैं उसे 10 ग्राम कहते हैं। बात करें बेन हीले का, तो बेन हीले ने ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर बताए। पहले स्तर को कहते हैं चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण का मतलब होता है कि इस अवस्था में कोई बच्चा अपनी माँ को जैसे दिखावट के आधार पहचानता है, माँ को माँ कहना सीखता है, चाक्षुषीकरण। माँ के गुणों को समझता है, ये पहला स्तर है। मतलब आमतौर पे पहला स्तर का मतलब ये होता है साथी, उसको हम लोग कहते हैं विश्लेषण। अगर माँ और पिता में संबंध बता सकता है तो इसका मतलब वो दोस्तों आपके अनौपचारिक स्तर पे है। तार्किक गुण बता दे तो औपचारिक स्तर पे है। यही बेन हीले की संरचना है जो कि पेपर में हर साल आते हैं। ये देखो आपके सामने बताया भी गया है। चाक्षुषीकरण में क्या लिखा गया है कि इस स्तर में बच्चा आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर पहचानता है, वर्गीकृत करता है, नाम भी देता है कि ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये भाई है, ये बहन है। इसको दोस्तों कहते हैं चाक्षुषीकरण। अजय पाठक सर समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा ये बात लिखो आप मुझे ये बताओ कि क्या ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही? वो बात आपको कहना होगा ना। जैसे आप ये कह दोगे हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो यार मुझे कैसे पता कि आपको क्या बात नहीं समझ में आ रही है? ये चीज है ना। विश्लेषण का मतलब ये होता है साथी कि इस स्तर में बच्चा चीजों के मतलब गुण बता सकता है कि मम्मा है तो वो देखभाल करती हैं, पिता है तो हमारे लिए संस्कार पूरा करता है, हमारे लिए हमारी जरूरत को पूरा करता है। तो ये विश्लेषण वाला स्तर है। अनौपचारिक स्तर में बच्चा संबंधों को बता सकता है। औपचारिक स्तर पे बच्चा तार्किक ज्ञान कर सकता है। सवाल जब करोगे तभी तो मजा आएगा साथी। नीलम यादव, अनुपम शर्मा, विजय राम, राज ठाकुर, वंदना तिवारी, बुशरा आलम। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो लेवल 2 में क्या करा है? अनौपचारिक में क्या होता है? इस स्तर में बच्चा आकृतियों, अभी मैंने संबंधों को जोड़ने की शुरुआत अनौपचारिक स्तर में होता है और तार्किक ज्ञान की शुरुआत दोस्तों होता है औपचारिक स्तर पे। ये सब बात आपको पहले से ही पता होना चाहिए। पता है गणित की प्रकृति थोड़ा बहुत ये भी जानो, पैडागोजी का कुछ मूल मंत्र है ये कि गणित की प्रकृति कैसी होती है साथी। तो गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ भाषा है। सही बात है। गणित का आधार आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। सही है, क्योंकि आपके आंख नाक कान ही पहले टीचर होते हैं, वो अभी आपको पता होना चाहिए। गणित के नियम सिद्धांत, देखो गणित के जो नियम होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 धन 5 बराबर 8 आपके लिए होगा तो अगले व्यक्ति के लिए 3 धन 5 बराबर 10 हो जाए, ऐसा नहीं है। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि जो चीज सबके लिए हो। अच्छा ये पांचों स्तर नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग स्क्रीन पे आओ, हटाओ इसको, पहले बताएं। इधर आइए, ये ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, आओ पहले इधर आइए। वेन हीले का पहला स्तर, उनके पहले स्तर को जीरो स्तर कहा गया था। पहले ये समझो आप लोग, उनके पहले स्तर का नाम था जीरो स्तर, जिसको हम आप कहते हैं चाक्षुषीकरण। हम आपको लाइन बाई लाइन करवा देते हैं, घबराओ नहीं। इसको कहते हैं चाक्षुषीकरण। अब जब जीरो स्तर का अगर कोई बच्चा होगा तो ये केवल माता पिता को उसकी दिखावट के आधार पर पहचानता है और मम्मा पापा को मम्मी पापा कह पाता है। तो अगर कोई बच्चा अपनी मम्मी को देखकर पहचान लेता है तो ये चाक्षुषीकरण है, और उनको मम्मी कह पाता है तो ये चाक्षुषीकरण है। इसके बाद जीरो स्तर के बाद आता है पहला स्तर, जिसको कहते हैं दोस्तों विश्लेषणात्मक स्तर। क्या कहते हैं? विश्लेषण वाला स्तर। इस विश्लेषण स्तर में क्या होता है? ये दोस्तों माता पिता के गुण बता सकता है कि माँ का काम मेरे लिए है, कि माँ मेरी ख्याल रखती है, पहली अध्यापिका है, पिता हमारी जरूरत पूरा करता है। तो ये विश्लेषण वाला स्तर है। जीरो स्तर हो गया, एक स्तर हो गया, फिर दूसरा स्तर यहां से शुरू होता है।
अनौपचारिक निगमन इसको कहते हैं। अनौपचारिक निगमन का मतलब ये होता है कि इस अवस्था में बच्चा माता पिता के बीच में संबंध बता देगा कि भाई ये माँ क्यों है और पिता क्यों है, ये संबंध होता है। जैसे अगर बच्चे के सामने तुम आम, अंगूर, संतरा अगर रखोगे तो उनके बीच संबंध बता देगा कि आम खट्टा है इसलिए आम है, अंगूर खट्टा है इसलिए वो खट्टा है, इसलिए वो अंगूर है, केला, मतलब हर चीज के बीच में एक संबंध बता सकता है। तो संबंध बताने को कहते हैं साथी अनौपचारिक। इसके बाद तीसरा स्तर होता है साथी औपचारिक स्तर। औपचारिक स्तर का बच्चा तुमसे सवाल जवाब करेगा, मतलब तर्क कर देगा। अगर तुम आम को अगर संतरा कह दोगे वो नहीं मानेगा, वो आपसे तर्क करेगा। तो तीसरा स्तर आमतौर पर साथी जो होता है वो औपचारिक स्तर है। और अंतिम स्तर होता है दृढ़ता, अंतिम स्तर। अब आपके मन में दिक्कत ये होता है कि सर जी यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि साला ये पहला स्तर ये दिखाता है, दूसरा ये दिखाता है, तीसरा ये दिखाता है, चौथा ये दिखाता है ना। इसकी इस टॉपिक की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये ससुरा टॉपिक ये खराब है भाई। जीरो स्तर को पहला स्तर कहते हैं, इसीलिए आप लोगों को और दिक्कत हो रही है। जीरो स्तर को कहते हैं, जो दूसरा स्तर है उसको तीसरा, और जो चौथा स्तर है वो पांचवा स्तर होता है। एक कम करके देख लो ना, एक कम करके देख लो, अपने आप समझ जाओगे। डाउट आ रहा तो फिर से बताओ एक बार आप लोग, एक बार आप लोग फिर से बताओ, अगर डाउट आ रहा तो फिर से बोलो। यहां पे ये हमने कहा ना कि ससुरा टॉपिक ये खराब है कि पहले जीरो स्तर कह देता है, हम पहला स्तर कहेंगे तो लेफन समझ लोगे। तो आमतौर पे अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बताना, उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। आगे का पॉइंट भी समझ लो कि भाई गणित की प्रकृति कैसी होती है। साथियों, जो गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, यथार्थ होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति के लिए 5 धन 5 बराबर 10 हो जाए और दूसरे व्यक्ति के लिए 5 धन 5 बराबर 11 हो जाए। अगला जो वीडियो लाऊंगा मैं विनय कुमार गौतम जी, उसमें जॉर्ज पोल्या का भी मॉडल बता दूंगा। काहे परेशान होते हो? देखो, वेन हिले में आपको दिक्कत इसलिए आ रहा था, उस स्तर की शुरुआत में जीरो स्तर से होता है, तो हम पहला स्तर कहते तो तुमको लगता कि विश्लेषण वाला बोल रहे हैं। जबकि जब मैं पहला स्तर कहूं तो इसका मतलब वो जीरो स्तर की बात हो रही है। जब मैं दूसरा स्तर कहूं तो फिर पहला स्तर वो दिखता था, यही बात थी। तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, आगे बढ़ो। सार्वभौमिकता भी बता चुका हूं। आत्मविश्वास का विकास, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा होती है, सही बात है। अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक, ठीक है। गैलीलियो का कथन क्या था कि गणित एक ऐसी भाषा है जिससे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की। तो ये कथन भी एक दो बार पेपर में पेडागोजी में पूछा गया परिभाषा, कि किसने कहा था कि गणित एक ऐसी भाषा है जिससे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की। और हॉगबेन ने कहा कि गणित सभ्यता और संस्कार का दर्पण होता है। समझे साथी? निदानात्मक शिक्षण का अर्थ होता है कमियों का पता लगाना। यहाँ देखो, कारण का पता लगाना, कठिनाई का पता लगाना, ये निदानात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कमियों का पता चल चुका है, हम उपचार करेंगे। अच्छा, मुझे ये बात का आभास हो गया, लेकिन आप लोग पहले देखो, एक चीज देखो, अगर आप मेरी क्लास में हो तुम चिल्ला दिया करो, ये मत सोचा करो यार कि हम क्या सोचेंगे। चिल्लाने का मतलब कमेंट में 10 बार लिख दो कि सर जी वेन हिले दोबारा बताओ, वेन हिले दोबारा बताओ। पूरी राम कथा खत्म हो जाती है तब आप लोग बोलते हो सर वेन हिले नहीं आ रहा है। इतना क्यों दबना यार? अरे हम सरकार थोड़ी हैं भाई, हमारा साफ साफ मतलब है कि हम आपसे ही हैं। सीधी सी बात, हमारा जो अस्तित्व है वो आपसे ही होता है। जैसे आपका अस्तित्व तो आपके स्टूडेंट से है, तो वैसे हमारा अस्तित्व आपसे होता है। जब आप चीजों को कहोगे हम तभी तो चीजों को समझेंगे। हम तो बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आभास हुआ कि नहीं, बेन हिले में आपको बहुत दिक्कत आई। अगले पॉइंट पे आ जाओ साथी। त्रुटि विश्लेषण क्या होता है? त्रुटि विश्लेषण मैंने बार बार कहा कि बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं इस बात का संकेत होता है कि अधिगम में प्रगति कहां तक हुई है, क्योंकि त्रुटियां इस बात का प्रमाण होता है, ठीक है ना, कि गलती कहां तक हुई है, हमने लर्निंग कहां तक की है। तो गणित की पेडागोजी का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, परेशान बिल्कुल ना हो। और मैं आपको पता है गणित की पेडागोजी का आज मैं आपको पीपीटी देने वाला हूं। ये जो जितना मॉडल है, चाहे जॉर्ज पोल्या का मॉडल हो, वेन हीले का मॉडल हो, अबेकस हो, गिंतारा हो, ग्राफ पेपर हो, ग्रिड पेपर हो, इसका एक चित्रात्मक नोट्स मैं आपको देने वाला हूं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, 4-5 पेज का रहेगा, अच्छे से पढ़ लेना। और हाँ,
जिन लोगों का सीटेट नहीं निकल रहा है, कई सालों से परीक्षा देकर परेशान हो गए हैं, या आप पहली बार दे रहे हैं लेकिन समझ नहीं आता कि सर जी क्या करें। साथियों, सीटेट पास करने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि ना तो कोई बैच खरीदना है और ना किसी किताब की ज़रूरत है, क्योंकि बैच खरीदने का मतलब इतना समय कहाँ है, टाइम बर्बाद हो जाएगा, 5-5 घंटे क्लास कौन देखेगा। किताब खरीदने का मतलब किताबों को पढ़ने में ही 2 साल लग जाएंगे, तो 2 साल का टाइम है नहीं। तो ऐसे में आपको सीटेट पास करने का एक ही तरीका है, जब आपको पता है कि पेपर में 150 प्रश्न आएगा, इसमें 90 प्रश्न आपके पेडागोजी के रहेंगे। पेपर में सब कुछ बदल सकता है लेकिन पेडागोजी कभी नहीं बदलेगा। तो पहला काम आपका यही है कि आप पेडागोजी के पैटर्न को सीखें कि एक शब्द के कितने अलग अलग मतलब बनते हैं। पेपर में ऑप्शन बदलेगा तो बदल कर क्या पूछेगा, कॉन्सेप्ट को कहानी से कैसे कोरिलेट करें, साथ ही 90 नंबर वही बना देगा। अब बचेगा कंटेंट में कि कंटेंट में क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, तो ये भी इस नोट्स के अंदर दिया गया है। टोटल आपको 150 पेज ये पढ़ना है, जिसके अंदर पूरा सब्जेक्ट समाहित है। अगर 1 घंटे रोज चलोगे तो 10 से 15 दिन में आपका सिलेबस ये कवर कर देगा। अगले 1 हफ्ते रिवीजन कर देना, लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाएगा पूरा कंप्लीट आपका सब्जेक्ट। कैसे आपको मिलेगा, नीचे नंबर है 9653050981 पे, साथ ही डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसको सीधा परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको नोट्स टेस्ट हर चीज़ मिल जाएगा। याद रखो साथी, मैं बहुत चूजी आदमी हूँ। चूजी का मतलब होता है बहुत चुन कर चीज़ें देता हूँ। हमको ये नहीं होता कि सब कुछ उठा के पकड़ा दें, उतना दूंगा कि जितना पढ़कर आप 100 पार कर जाओ। बाकी आप सभी का आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपने प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात करूंगा मैं आपसे शाम को 9:15 9:20 पर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को चलते चलते लाइक जरूर कर देना, अपने 2-4 दोस्तों को शेयर भी कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।